अपना क्या चल रहा था? आपकी पहली क्लास सर आज? ठीक है, अपना प्रीपोजिशन चल रहा है, टॉपिक शुरू ही हुआ है और इंट्रोडक्शन हुआ उसका। 2-4 प्रीपोजिशन के यूसेज बताए हैं। ठीक है, आप सर बहुत दिन बाद आए हो दोनों। आप भी कल परसों जा रहे थे इंग्लिश की क्लास शुरू होने से पहले, मैंने आपको जाते हुए देखा था। तो भाई आप आज आ गए मैडम? नहीं, आप आते हो इंस्पेक्शन पे, आते हो आप तो। करें शुरू फिर इसको? मेरे को ये बता दो बस, लास्ट क्या करवाया था? और वो इनका ऑन का और एट का यूज़ बता दिया था, और आपको ये बता दिया था कि इसके अंदर क्या क्या वो टाइम के अकॉर्डिंग और वैसे इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब बता दिया था आपको, है ना? ठीक है, लो भाई दो और देखो। इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ। हाँ जी, इनमें कोई फर्क है क्या? ये मत कहना एक में दा है एक में नहीं है, ये तो फर्क है ही। फिर कहीं कह दो कि एक इस साइड है एक उस साइड है। मीनिंग में क्या फर्क है, यूसेज में क्या फर्क है इसमें? इन फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना ये। ठीक है, स्पेसिफिकली किसी चीज के सामने, और इन फ्रंट ऑफ सामने। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, बातें नहीं। सेठ जी इधर, इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको दिखाई दे रहा है मैडम ये, या दिक्कत आ रही है? नहीं दिख रहा है या नहीं कोमा दिख रहा है? ठीक है जी, अब इनमें मैं डिफरेंस बता देता हूं। इन फ्रंट ऑफ जो होता है ना, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो होता है सामने, मतलब वो बिफोर होता है ना एक वर्ड, सामने। अच्छा ठीक। और इन द फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे वो जो, अरे सुन तो लो, ये सामने का पार्ट जो होगा ना उसके लिए आता है। अब पहले समझो इस बात को। इन फ्रंट ऑफ हो गया सामने, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ही इज, चलो स्टैंडिंग क्या, ही इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ अ बस। बस के सामने वो सोया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं ही इज स्लीपिंग इन द फ्रंट ऑफ अ बस, हाँ मतलब जो कंडक्टर ड्राइवर वाली जो सीट होती है ना, वहां पर सो गया। इसका मतलब वो जो आगे का पार्ट है उसका, इन द फ्रंट ऑफ, जैसे पूरी बस है उसका जो आगे का पार्ट है उसको इन द फ्रंट ऑफ कहेंगे। ठीक है, बोनेट पे या इंजन पे पैर रख के सो गया, फिर ड्राइवर कहता है ना इंजन पे पैर मत रख, या कंडक्टर के सीट पे नहीं सोना होता। ऐसा हम लोग बचपन में ये सोचते थे कि इसलिए नहीं सोना होता क्योंकि हमें देख के ड्राइवर को नींद आ जाएगी। वो असल में इसलिए मना करते हैं, एकदम से ब्रेक लगेगी तो फिर बाहर जाओगे, वो इसलिए मना करते हैं टेक्निकली। आपने वो सुना होगा, वो गति का तीसरा नियम होता है ना, जड़त्व का नियम होता है, नहीं सॉरी पहला होता है, वो पहला नियम होता है वो उस इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको हिंदी में जड़त्व भी बोलते हैं, कि जो जिस अवस्था में वैसे ही रहना चाहता है। बस मूविंग में, वो भी मूविंग में, ब्रेक लगी बस रुक गई, लेकिन वो व्यक्ति आगे चला गया। और ये वाला पहले बस के सामने सो रहा है, फिर बाद में लकड़ियों के ऊपर। तो ही इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ अ बस। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, बिफोर, और इन द फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया जो आगे का पार्ट है उसको बोल रहे हैं अपने। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस समझ गए? स्पेसिफिक वगैरह का यहाँ पर कुछ खास लेना देना नहीं है। आपको मैंने एक और बताया था, वो सिंस और फॉर वाले यूसेज जो बताए थे उसके अंदर। नेक्स्ट अपने उसमें देखते हैं, याद है आपको? लास्ट और द लास्ट, दोनों में से स्पेसिफिक कौन है? द लास्ट। द लग गया उसके आगे तो वो स्पेसिफिक हो गया। तो सिंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है, ये याद है आपको? इस पॉइंट को भी देखते हैं अपने साथ में, सिंस और फॉर को भी पढ़ लेते हैं। सिंस और फॉर क्या फर्क है दोनों में? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये दोनों टाइम के बारे में बताते हैं।
और ये दोनों वाई का भी जवाब होते हैं, लेकिन इन दोनों वाई के जवाब में एक फर्क है। सिंस कौन से वाई का जवाब होता है, रीजन या पर्पज? सिंस रीजन बताता है। तो आप ये लिख लो, ये दोनों वाई के जवाब होते हैं, लेकिन ये कौन सा वाई है, ये रीजन वाला वाई है। ये कौन सा वाई है, ये पर्पज वाला वाई है। पर्पज आपको बताए कि कोई काम के बाद में होने वाला एक्शन होता है, कि जैसे आपका पर्पज क्या है, ऑफिसर बनना, ये पर्पज है आपका। अभी नहीं बने हो, बाद में बनोगे तैयारी करने के बाद, और फिर अपने वो एबिलिटी दिखाओगे तब जाके आप एक ऑफिसर बनोगे। तो वो पर्पज है आपका। आपने इस तैयारी को चुना क्यों, उसका रीजन क्या? आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जिससे आप इंप्रेस हुए होगे, बचपन से आपका सपना होगा, किसी ने कोई बात बोल दी होगी, वगैरह वगैरह, कई ऐसी चीजें आती है, कई रीजन होते हैं ना। और जो रीजन आप मन में लेकर चल रहे हो वही आपको आगे बढ़ाएगा धीरे धीरे। जब आप रुक जाओगे, थक जाओगे, तब भी वो रीजन ही आपको आगे लेके जाएगा। तो वो रीजन है क्योंकि वो घटना पहले हो चुकी है। पर्पज क्या है आपका, वो 4 वाला है। ठीक है, सिंस और 4 ये फर्क है इनमें। जैसे मैं कह दूं कि सिंस आई एम लेट, चलो ऐसे लिखते हैं, वी विल स्टार्ट विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। मान लो कोई व्यक्ति ये बात बोलता है, क्योंकि मैं लेट हूं ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है, सिंस आई एम लेट। ये पहले लेट हो चुका है ना, वो रीजन पहले घटित हो चुका है, इसलिए यहां पर सिंस आ गया। ये पॉइंट समझ रहे हो क्या? इसमें राइटिंग के अलावा किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। सांत्वना पुरस्कार, पर्पज, जैसे वी वर्क हार्ड फॉर वी गेट आवर एम। एक छोटी सी चीज और नोटिस करना आप इसके अंदर, मैंने इनको क्लॉज के साथ में यूज किया है ना, और क्लॉज के साथ में कौन यूज होता है, कंजंक्शन। तो प्रीपोजिशन जो होता है ना, वो एक कंजंक्शन के जैसा भी काम करता है। लेकिन पता है क्या होता है इस चीज के अंदर क्या होगा, कि पूरी क्लॉज है ना, ये वाई का जवाब है। मैंने आपको बताया था ना, प्रीपोजिशन के साथ में जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, एडवर्ब या एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये पूरी क्लॉज आपको वाई का जवाब दे रही है। वो अपने पढ़ेंगे, अपना एक टॉपिक आएगा कंजंक्शन, उसके अंदर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं। वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्यों सबऑर्डिनेटिव होते हैं, क्योंकि वो असल में क्लॉजेस होते ही नहीं है, वो दिखने में होते हैं लेकिन वो क्लॉजेस होते ही नहीं है। वो या तो एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं या फिर वो नाउन होते हैं। और ये किसकी वजह से वाई का जवाब बना, सिंस प्रीपोजिशन की वजह से। वी वर्क हार्ड फॉर वी गेट आवर एम, हम हार्ड वर्क इसलिए करते हैं ताकि हमें हमारा एम मिल जाए। और वो 4 वाला जो पूरा जो क्लॉज है वो भी आपको वाई का जवाब दे रहा है, तो वो भी सबऑर्डिनेटिव क्लॉज हो गया। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आप सही सही बताना। अगर किसी एक व्यक्ति को भी नहीं समझ आया, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा फिर आपको। कंजंक्शन का काम ही करते हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रीपोजिशन का एक काम होता है, ये क्लॉजेस जो होती है ना, ये 2 टाइप की होती है, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव जो होती हैं वो जैसे एंड से जुड़ गया, बट से जुड़ गया, हाउ एवर से जुड़ गया, बिकॉज से जोड़ दो आप चाहे, बिकॉज, देयरफॉर, नहीं रेदर देन वाला नहीं आएगा, वो एडवर्ब होता है वैसे। तो इनसे क्या 2 क्लॉजेस जुड़ रही हैं, कोऑर्डिनेट। आपको कोऑर्डिनेशन शब्द पता है? आप में से किसी ने स्कूल वगैरह में एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें एक वो ग्रुप डांस होता था ना, कोऑर्डिनेशन नहीं होता था उसमें। याद होगा ये एग्जांपल मैंने आपको एक बार पहले ही बताया कि जब घूमना होता था सबने, तो एक जना देख के घूमता था, तब तक वो घूम चुके होते थे, वो फिर घूमता था। वो जब सब ऐसे बैठ के खड़े होते थे तो वो एक जना उनको देख के बैठता, तब तक वो खड़े हो चुके होते थे। तो उनमें क्या नहीं है आपस में,
कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब जब दो चीजें बराबर हो तो उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अपने से बोलते हैं ना कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन रखना, कुछ मैं गलत करूँ कुछ आप गलत कर देना, तो वो कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, मतलब अगर मैं गलत करूं तो आप सही कर देना मेरे को, आप गलत करते हो तो मैं सही कर दूंगा, वो कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो कोऑर्डिनेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके अंदर दोनों के दोनों सेंटेंस लिटरली वो क्लॉजेज होती है। ठीक है, कैसे? राम इज गोइंग होम एंड ही विल हैव हिज लंच। अब दो क्लॉजेज आ गई इसके अंदर कि राम घर जाएगा और जाके वो लंच करेगा। ठीक है, दो क्लॉजेज आ गई ये वाली। इंडिपेंडेंट, आप एंड को हटा दो तो भी मीनिंगफुल रहेंगी, अलग अलग अगर ये क्लॉज हो जाती है तो। इसको अपने क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया एंड जो है। लेकिन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में ये बोला जाता है कि सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को आप अलग से नहीं लिख सकते। ठीक है, ये स्कूल में कॉलेज में हम लोगों को ऐसा बताया गया होगा, कॉलेज में तो क्या ही बताया गया होगा, स्कूल में शायद हो सकता है बताया गया हो कि सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को अलग से नहीं लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? कारण क्या है? क्योंकि सबऑर्डिनेट है इसलिए अलग नहीं लिख सकते, और क्योंकि इनको अलग नहीं लिख सकते इसलिए सबऑर्डिनेट है। तो क्या आंसर हुआ इसका? इसका रीजन ये है, सबऑर्डिनेटिव जो क्लॉजेज होती हैं वो असल में नाउन क्लॉज होती हैं, मतलब कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है, या फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज होती है, या फिर ये एडवर्ब क्लॉज होती है। ठीक है, या तो ये नाउन क्लॉज होगी, नाउन क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगी है, या फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी। एडजेक्टिव क्लॉज आपको याद है दैट से बनवाई थी, जो दैट से बनती है, दैट से, याद है? अरे बताया हुआ आपको ये वाला कि जिसमें दैट से अगर आप कोई क्लॉज को शुरू करते हो तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। एडवर्ब आपको पता है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। आप ऐसे याद रख लो, एडजेक्टिव क्लॉज वो होती है जो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे आपको। किस चीज का भाई? व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे, वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि आई नो द मेथड दैट आवर टीचर टोल्ड अस। कौन सा मेथड? व्हाट काइंड ऑफ मेथड? दैट आवर टीचर टोल्ड अस। वो हो गया व्हाट काइंड ऑफ का जवाब हो गया। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का जो जवाब होता है वो एडवर्ब होता है। अच्छा ये बताओ, अब ये कौन सा सेंटेंस है? यस, ये सेंटेंस लिखा मैंने कि कौन सा सेंटेंस है? हाँ, कोऑर्डिनेटिव के सबऑर्डिनेटिव। अच्छा ये कौन सा सेंटेंस है? ये तो नाउन है ना, अलग से लिख सकते हो इसको? फिर ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? सेंटेंस तो बना ही नहीं। तो अकेला एडवर्ब, अकेला नाउन, अकेला प्रोनाउन मैं लिख दूं ही, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रोनाउन है ये तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। अच्छा मैं लिख दूं गुड, ये कौन सा सेंटेंस है? ये एडजेक्टिव है। सबऑर्डिनेटिव सेंटेंस जो होते हैं या सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेज जो होती हैं वो भी इसी कैटेगरी की है, इसलिए वो अकेले अलग से नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि या तो वो एडजेक्टिव है, या फिर वो नाउन है, या फिर वो एडवर्ब है। इसलिए इनको अकेला नहीं लिखा जा सकता। आप इसकी शक्ल में मत जाना कि इसमें तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, एडवर्ब दिया हुआ है, नहीं, उससे पहले आपको सिंस फॉर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, और वो खुद सेंटेंस के अंदर एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अरे फोन साइलेंट पे रखा करो। ठीक है जी, तो सबऑर्डिनेटिव जो क्लॉजेज होती हैं वो असल में क्लॉज नहीं होती हैं, वो एडजेक्टिव होता है, या फिर वो एडवर्ब होता है, या फिर वो नाउन होता है, वो क्लॉज नहीं होता। इसलिए इसको अलग से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये क्लॉज है ही नहीं। ये दिखने में क्लॉज है लेकिन असल में नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा? इसकी शुरुआत यूजुअली प्रीपोजिशन से होती है। ठीक है, जैसे आफ्टर से, बिफोर से, और जैसे अभी मैंने सिंस से किया, फोर से किया, तो ये कोई ना कोई सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बन जाएगा, और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को आप अलग से नहीं लिख सकते। कई बार ये कंडीशनल से भी शुरू होती है, इफ से, या फिर अनटिल से, अनलेस से,
प्रोवाइडेड से, अज्यूम से नहीं, अज्यूम तो मेन वर्ब भी हो सकती है ना। तो इनका सबऑर्डिनेट का, ये देखो एग्जांपल इसका कहाँ गया, जैसे ये है एक एग्जांपल, तो ये हो गया। आप फोर वाली क्लोज को अलग से नहीं लिख सकते। अच्छा, ये मैंने ना इसलिए बताया, आप में से हो सकता है किसी का क्वेश्चन ये आता कि भाई प्रीपोजिशन के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आता है ना, फिर मैंने पूरी क्लोज कैसे लिख दी। पूछा ही नहीं आप में से किसी ने, मैंने वैसे ही बता दिया। फिर अभी भी पूछ सकते हो, ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है, इसलिए आया है ये। सर ये पता लग रहा है आपको? ये पता लग रहा है सर? क्या है कि थोड़ा टॉपिक है ना, एक दो दिन निकल चुके हैं, इसको बेसिक्स जो है ना वो इसके हो चुके हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी है आसान ही, कोई ऐसी बात नहीं है। जो 10वीं तक की अपनी इंग्लिश होती है ना, ये वही है, वास्तव में वही है, बस राइटिंग गंदी है, बाकी सब वैसा ही है। पढ़ाया तो हम लोगों को भी नहीं था, खैर 10वीं के कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया, पता नहीं कॉलेज में क्या मैकेनिक्स मुकुनिक्स पढ़ा रहे थे, कमाल हुई है। ये समझ आया कि नहीं आया? ये वाला अरे क्यों नहीं सही है भाई, जचाना पड़ेगा भाई। आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, सो दैट का यूज कर सकते हो, एज का यूज कर सकते हो, लाइक का यूज कर सकते हो। वो मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटेंस को किस प्रकार से लिख रहे हो। अब जैसे मैंने इस तरह से लिख दिया, तो मैंने इस क्लॉज को क्या बना दिया, सबऑर्डिनेटिव बना दिया। आप कोई कंजंक्शन लगा दो, कंजंक्शन लगा दिया तो आपने फिर दो क्लॉजेस लगा दी, दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो आप। वो तो इच्छा रहती है कि आप कैसे किस तरह से लिख रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई पूछा नहीं जाएगा कि ये किस तरह का एक वो क्लॉज है आपके पास में, सबऑर्डिनेटिव है कि कोऑर्डिनेटिव है। आपने बोला कि सबऑर्डिनेटिव को जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है ना प्रपोजिशन के। नाउन का काम करता है, नाउन का मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव का काम करता है या फिर एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब मतलब व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये इधर वाला जो है, किधर वाला? ये कोऑर्डिनेटिव वाला। कोऑर्डिनेटिव तो कहीं नहीं है इसमें। कोऑर्डिनेटिव तो है इधर लेफ्ट वाला, इसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिव। इधर वाला एग्जांपल सबऑर्डिनेटिव। दोनों एग्जांपल सबऑर्डिनेटिव के हैं। कोऑर्डिनेटिव के लिखवाया ही नहीं मैंने, क्योंकि ये सिंस से शुरू हो रहा है, वाई का जवाब हो गया, ये रीजन बता रहा है, ये वाई का जवाब हो गया, ये आपको पर्पस बता रहा है। बिल्कुल सही है, वो भी कर सकते हो। ये गंदा लग रहा है, और ये गलत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखते हो ना, वी वर्क हार्ड फॉर गेटिंग आवर एम, ये मान लो थोड़ा सा है ना वो कैजुअल सा सेंटेंस हो गया ये। इधर वाले में आपने अगर सिंस हटा दिया, प्रपोजिशन हटा दी, तो फिर इसका मतलब नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंट नहीं है ये। आई एम लेट, वी विल स्टार्ट, फिर लगाओ इधर फुल स्टॉप। दो क्लॉजेस को कैसे जोड़ोगे? ऐसे 3-4 लोग मिलके हमला मत करो। देखो, अगर मैं दो क्लॉजेस को जोड़ता हूं, तो दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए मेरे पास में सामान भी तो होना चाहिए ना, कि दो को जोड़ूंगा कैसे मैं? उनको जोड़ने के लिए या तो आपको पंक्चुएशन मार्क चाहिएगा या फिर आपको कंजंक्शन चाहिएगा। पंक्चुएशन मार्क के अंदर तो फुल स्टॉप भी आता है, तो या तो मैं फुल स्टॉप लगा दूं और फिर ये सिंस सुंस को हटा दूं मैं, है ना। आई एम लेट, फिर फुल स्टॉप, वी विल स्टार्ट विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, के अब बिना किसी इंट्रोडक्शन के क्लास शुरू होगी, ठीक है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहते तो आपको कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, और वो कंजंक्शन कोई भी टाइप का हो सकता है, कोऑर्डिनेटिव भी हो सकता है, सबऑर्डिनेटिव भी हो सकता है। अगर आपने सबऑर्डिनेटिव लगाया तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो किसी प्रीपोजिशन से शुरू होगा। प्रीपोजिशन के बहुत सारे काम में से एक काम इसका ये भी होता है कि ये कंजंक्शन का काम भी करता है, लेकिन ये किस टाइप का कंजंक्शन होगा? सबऑर्डिनेटिव। हाँ, दोनों नहीं लिख सकते। हाँ, कैसे रह रहा है? तो आपने इसको भी तो हटाया, जिसकी वजह से ये सबऑर्डिनेट बना था,
आपने उसको ही हटा दिया। तो ऐसे जैसे तो राम वाला एग्जांपल ऐसे राम इज गोइंग ऑन एंड ही अब मेरी बात सुनो, अगर आप इसको हटाते हो, पहले ये देखो, फिर पंचुएशन की जरूरत है ना। अगर आप ऐसे लिखते हो कितने सेंटेंस हुए? दो। अगर मैंने यहाँ पर सिंस लिखा रहने दिया, फिर ये फुल स्टॉप नहीं आया, अब ये एक ही सेंटेंस है। ये बात है इसके अंदर, अगर आपने सिंस वगैरह हटाया तो फिर वो दोनों सेंटेंस अलग हो जाएंगे। कर सकते हो फुल स्टॉप लगा के। राम वाला तो कोऑर्डिनेटिव है ना। हाँ, उसमें आप एंड हटा दो, फुल स्टॉप लगा के ही से शुरू कर दो। दो क्लॉजेस को जोड़ना है आपने, वो किसी से भी जोड़ सकते हो। ये पॉइंट है इसके अंदर। है, समझ आया कि नहीं आया ये वाला? थोड़ा बहुत देखो, मैं इसको बिल्कुल बॉटम लाइन बताता हूँ आपको। हाँ, तो वो सो आ गया उसके अंदर, वो कंजंक्शन है, वो आपको फिर वो इलेक्टिव टाइप का कंजंक्शन है उसका, फिर वो आपको रिजल्ट बता रहा है कि मैं लेट हुआ हूँ। उसका रिजल्ट क्या मिला कि अब हम इंट्रोडक्शन के बिना क्लास को शुरू करेंगे, वो रिजल्ट हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो पॉइंट ये आ रहा है इसके अंदर कि अगर आपने दो क्लॉजेस को जोड़ना है तो या तो पंक्चुएशन मार्क से जोड़ो, या फिर आपने अगर इनको जोड़ना है तो फिर आप इसको किसी कंजंक्शन से जोड़ो। दो में से एक काम करना पड़ेगा। आज पढ़ नहीं रहे आप, क्या बात होगी? आपसी बातें कर रहे हो, कैसे क्या हुआ? ऐसे मत कहना कि डाउट पूछ रहा हूँ। वो ऊपर से जाएगा ही, आप ऑडियंस देख रहे हो, बॉलर की बॉल देखो आपके बैट पर पड़ेगी कि विकेट में। तिबारा सुनो, दोबारा तो बता चुका हूं मैं। प्रीपोजिशन के बहुत सारे कामों में से एक काम क्या होता है उसका? दो क्लॉजेस को जोड़ना, अर्थात कंजंक्शन का काम करना। वो कंजंक्शन भी बन सकता है, लेकिन किस टाइप की कंजंक्शन बनेगा? कोऑर्डिनेटिव। आपको ये बात याद होगी, बेसिक्स में बताई थी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ये बात आपको याद है। और प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या बनते हैं? एडवर्ब या एडजेक्टिव। लेकिन अगर आपने प्रीपोजिशन के बाद एक पूरी की पूरी क्लॉज लगा दी तो वो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बन जाएगी। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज के बारे में ये बोलते हैं कि इसको अलग से नहीं लिख सकते, है ना, अलग से, ये निरर्थक होती है। क्यों होती है? क्योंकि असल में वो क्लॉज है ही नहीं। वो क्लॉज नहीं, वो क्या है? वो नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। नाउन होने का मतलब क्या हुआ कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। और अगर वो नाउन या मैं कह दूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो क्या ये अलग से लिखने पर एक सेंटेंस होता है? मान लो आप ऐसे लिख देते हो हेयर, HER, हेयर, ये एडवर्ब है, सेंटेंस नहीं है। देयर एडवर्ब का जवाब है बिकॉज, ये तो कंजंक्शन हो गया। आप कह दो आफ्टर, ये प्रीपोजिशन हो गया। तो ये अगर आप इनको अकेले लिखते हो तो ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरह से सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो क्लॉज जो होती है, वो पूरी की पूरी क्लॉज जो है वो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ या व्हाट काइंड ऑफ या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। वो अकेला कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसका कारण देखो, इसकी शक्ल पे मत जाना कि आपने जैसे ये देख लिया कि वी है, सब्जेक्ट आ गया, गेट है, वर्ब आ गई, आर एम इसका ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन उससे पहले क्या है? ये देख लो, इसके वो ये फल सड़ गया, इसके कीड़ा लग गया, तो इसने पूरे सेंटेंस को ऐसे बना के छोड़ दिया कि ये अकेला आ ही नहीं सकता। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जैसा हो गया, एडवर्ब के जैसा हो गया ये। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा क्लॉज अकेला नहीं आ सकता। ये काम कौन कर सकता है? प्रीपोजिशन कर सकता है। प्रीपोजिशन का ही काम है ये। जैसे एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को खराब कर रहा था ना, वो पूरे क्लॉज को भी खराब कर सकता है। कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिव टाइप का बना है, इसका नाम ये रख दिया कि चलो ठीक है, दो को जोड़ रहा है, दो को जोड़ रहा है। जो जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। के कंजंक्शन तो है, चलो मान लिया, लेकिन कौन से टाइप का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिव। ठीक है, ये समझ आई क्या बात? ठीक है, लो भाई, सिंस और फॉर ये काम भी कर सकता है। अरे नहीं आई होगी, मेरे को पता लग रहा है थोड़ा बहुत। लो भाई, और देख लो, सिंस और फॉर और क्या काम करता है। अगर आप सिंस और फॉर के साथ में टाइम लगाते हो तो ये आपको किस चीज का जवाब देगा? हाउ लॉन्ग का। ये दोनों किस चीज का जवाब है? हाउ लॉन्ग। ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाते हैं यहां पर। हाउ लॉन्ग का जवाब है ये।
बाकी आपको ये याद ही होगा कि सिंस और फोर में डिफरेंस क्या है, दोनों में से ड्यूरेशन के लिए कौन सा यूज होता है? दोनों ड्यूरेशन के लिए यूज होते हैं। सर्टेन टाइम किसके साथ आता है? सिंस के साथ। इसके साथ में सर्टेन टाइम आता है। सर्टेन टाइम आएगा भाई दोनों। गलत लिख दिया मैंने, ये प्रीफिक्स नहीं लगाया। मैं देख रहा था कौन गलती पकड़ता है, मैंने खुद ने गलती पकड़ी ये वाली। फोर जो होता है वो अनसर्टेन टाइम के लिए आता है, सिंस जो होता है वो सर्टेन टाइम के लिए आता है। अब आप कहोगे सर्टेन और अनसर्टेन टाइम ये कौन सा होता है? निश्चित और अनिश्चित समय। जो आपको कैलेंडर और घड़ी में दिखाई दे वो सर्टेन टाइम होता है, और जो घड़ी और कैलेंडर में ना दिखाई दे वो अनसर्टेन टाइम है। जैसे आपको 5 बजे घड़ी में दिखते हैं, 5 o'clock, तो वो किसके साथ में आएगा? सिंस के साथ में। अच्छा, जून जुलाई अगस्त सिंस, लेकिन जनवरी, ये छोटी छोटी स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, बाकी आप लिख लेना। इसके साथ भी सिंस आएगा, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। लेकिन अगर ये बात की जाए 10 महीने पहले, या मैं कहूँ 10 महीने, वो 4, क्योंकि क्या किसी महीने का नाम होता है 10 महीने? कि ये कौन सा महीने? 10 महीने बज के 3 घंटे, ऐसा समय भी नहीं होता है ना। तो इनके लिए 4 आता है। ईयर, अगर नाम हो ईयर का, जैसे मैं कह दूं 1947, ठीक है, 2024 है, जैसे ये सिंस वाले हैं। ये मैं क्या लिख रहा था? 3 आवर्स, हाँ 3 आवर्स, इनके साथ में 4 आता है। मतलब सर्टेन टाइम का मतलब ये हुआ कि आपको शुरुआती समय पता हो। मंडे के साथ क्या आएगा? सिंस या 4? नहीं दोनों ही आएंगे। फिर क्या आएगा? और मंडे आएगा। अरे वो तो एट इसके साथ भी आ सकता है, वो व्हेन का जवाब होता है। अगर आप बोलते हो ना सिंस आएगा, अभी लास्ट वाला भी देखेंगे। नहीं, अगर सिर्फ मंडे फिर तो उसका सिंस आएगा। सिंस मंडे होता है भाई, क्योंकि मंडे हमें कैलेंडर में दिखाई देता है। एट 5 o'clock और सिंस 5 o'clock में क्या फर्क है? एट 5 o'clock व्हेन का जवाब हुआ, सिंस 5 o'clock हाउ लॉन्ग का जवाब हुआ, ठीक है। अच्छा, स्टेजेस ऑफ लाइफ सिंस में आएगा, जैसे चाइल्डहुड, एडोलसेंस, सिंस आएगा इनके साथ। जैसे मान लो हम में से कोई बचपन से ही ये सपना लेके बैठा कि भाई ऑफिसर बनना है। आई हैव बीन ड्रीमिंग दिस सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस आएगा वहाँ पर, 4 नहीं आएगा, ठीक है जी। मान लो कोई एडोलसेंस मतलब कि तरुण अवस्था में आने के बाद, वो 20-22 साल की उम्र में आके सपना आया, तो वो तब से हो जाएगा। मान लो कोई प्रौढ़ अवस्था में सपना देख रहा है 35 साल की उम्र में आके कि बड़ा होके कलेक्टर बनूंगा, तो वो वहाँ पर वो एडोलसेंस वाले अगली जो स्टेज होती है उसमें आ जाएगा। पता नहीं उस स्टेज को क्या बोलते हैं, वो तो 18 से ऊपर हो गए, वो होगी एडोलसेंस के बाद में, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ या अधेड़ अवस्था को। अधेड़ अवस्था तो वही जो जिसमें पैड़ी चढ़ते थक जाते हैं, वही होती है भाई। एक ही बात है, घंटों का ही फर्क है कुछ। एक आते टाइम प्रौढ़ है, जाते टाइम अधेड़, वो बुजुर्ग हो जाएंगे, जो भी 35 मेरे जैसे ना कहीं। तो खैर इसमें और देखो आप 3 आवर्स वगैरह इनके साथ में आ जाएगा। लेकिन एक शब्द आता है लास्ट मंथ और द लास्ट मंथ, क्या फर्क है दोनों में? लास्ट मंथ हो गया पिछले साल का ये वाला मंथ है लास्ट मंथ हो गया पिछले साल का। पिछले साल का ये वाला मंथ, ये कैसा लास्ट मंथ हुआ? पिछले
सोचने दो। लास्ट मंथ का मतलब होता है, अच्छा पहले बताओ दोनों में से सर्टेन कौन सा है? द, जिसके साथ में द आ गया वो सर्टेन होता है। सिंस किसके साथ आएगा फिर? द लास्ट मंथ के साथ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के मीनिंग में फर्क है। लास्ट मंथ और द लास्ट मंथ में फर्क ही होता है। द लास्ट मंथ का पिछले 30 दिन होता है, द लास्ट मंथ पिछले 30 दिन। जैसे आज कितनी तारीख होगी? 31 होगी क्या? 2 मार्च होगी। अच्छा इसमें 31 है ही नहीं। तो 2 मार्च की अपने बात करें अगर, तो 2 मार्च से लेकर फिर 1 मार्च पे आओ, फिर 29, फिर ऐसे करते करते पिछली जो 2 तारीख है तब तक के जो ये 30 दिन है, चाहे 29 हो, उसको अपने द लास्ट मंथ कहेंगे। पिछले 30 दिनों की अवधि को द लास्ट मंथ कहा जाता है। लास्ट मंथ का मतलब क्या हुआ? पिछले साल पे क्यों जा रहे हो? पिछले महीने में जाओ। द लास्ट मंथ 2 फरवरी, द लास्ट मंथ का मतलब 2 फरवरी। लास्ट ईयर का मतलब 2 मार्च 2023, ये हो गया लास्ट ईयर, द लास्ट ईयर हो गया। ये मेरे को कंफ्यूज कर दिया इसमें। दोबारा देखो ये बात, लास्ट मंथ का मतलब हो जाएगा एग्जैक्ट डे पिछले टाइम का। जैसे मैं कह दूं लास्ट वीक, लास्ट वीक का मतलब क्या हुआ? पिछला शनिवार, पिछला शनिवार। लास्ट वीक का मतलब पिछला शनिवार। द लास्ट वीक का मतलब पिछले 7 दिन। वो मैंने आपको तब कहा, विदा फरहान अख्तर वाली एक मूवी आई थी रॉक ऑन, उसकी पहली मूवी थी एज एन एक्टर, तो उसके अंदर एक गाना भी है, उसमें बेचारे ने गाना भी गाया, वो मैंने पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया। ये तब आई थी मूवी जब हम लोग जवान हुआ करते थे, तब की बात है ये। अब तो चीज़ें धुंधली धुंधली याद है उस टाइम की। नहीं पहचानेंगे, पहचान लिया तो हमारा ही नुकसान है। तो द लास्ट मंथ और लास्ट मंथ में फ़र्क क्या हुआ? सर्टेनिटी। ये द लास्ट मंथ का मतलब क्या हो गया? लास्ट 30 डेज। और लास्ट मंथ का मतलब क्या हो गया? जैसे आज 2 तारीख है ना, तो अपने लिख देते हैं 2, ये 2024 ये आ जाएगा। तो दोनों में से सिंस किसके साथ में आएगा? इसके साथ में सिंस आता है और इसके साथ में 4 आता है। ये आप जरूर लिख लेना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि दा लग गया तो सर्टेन है तो इसके साथ में सिंस लगा दो, ऐसा नहीं है। इसमें काम उल्टा है थोड़ा सा। हाँ जी मैडम, समझ आया ये वाला? रिपीट करना है ना? ही करूँ रिपोर्ट कि समझ आ गया तो वो बुला ना दूं मैं। एक कर और देख लो। लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये उस दिन की बात करेगा, 7 दिन पहले की, 30 दिन पहले की, 1 साल पहले की, 365 दिन पहले की, है ना। द लास्ट ईयर का मतलब पिछले 365 दिन, वो हो गया द लास्ट ईयर। ये पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं, मतलब पिछले 365 दिन में क्या किया, वो फॉर द लास्ट ईयर हो जाएगा। पिछले साल क्या किया? पिछले साल 2 मार्च को क्या कर रहे थे? 3 मार्च का इंतजार कर रहे थे, तो वो लास्ट ईयर हो जाएगा। ये फर्क है, याद रहेगा ये क्या है? अरे रख लेना याद, काम ही आएगा। ये सिंस और फॉर में फर्क है, ठीक है। अच्छा 2-3 छुटपुट और देख लेते हैं, फिर एक काम की बात भी करनी है। अभी बीच में वो कंजंक्शन हट गया था, हालांकि कंजंक्शन आपका अलग से टॉपिक है। इन टाइम, ऑन टाइम, क्या फर्क है दोनों में? इन टाइम टाइम से पहले, ऑन टाइम बिल्कुल टाइम पे है। ये तो हो गया जी समय पर, समय से पहले। और ये समय से पहले। पहले ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि एग्जाम जब होता है आपका, तो हमें क्या करना होगा? वी शुड रीच देयर इन टाइम, कि भाई समय से थोड़ा सा पहले पहुंचे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, आपको अंदर नहीं आने देंगे, फिर रील बनती फिरेगी। छात्रा के साथ हुआ अन्याय, वो बेचारे छात्र हो तो लठ मार मार के भगा देते हैं उधर से। वो नहीं है, वो बिहार में अभी वो हुआ था, 12वीं क्लास का एग्जाम था, वो लड़के शोर मचा रहे थे तो एक वो बंदूक लेके आ गया बाहर, फिर सारे इधर उधर हुए। उसमें तो उस भाई को हीरो बना दिया समय पर। द एग्जाम विल स्टार्ट
ऑन टाइम। मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो टाइम पर ही स्टार्ट होता है, आईबी वाले को छोड़कर बाकी सारे टाइम पर होते हैं। कि अगर जैसे आईबीपीएस का एग्ज़ाम जो होता है वो समय के बहुत ही पक्के हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। एक आधे कंप्यूटर को छोड़ के बाकी सब पे वो टाइम पे शुरू हो जाता है। हैंग भी तो होना होता है कोई, तो वो हैंग हो रखा होता है। बाकी तो द एग्ज़ाम विल स्टार्ट ऑन टाइम। 12 बजे का समय है तो सही 12 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ऐसे होता है भाई उसके अंदर। वो बस वो घड़ी है साइड में जो चल रही होती है वो परेशान करती है कि आप उसको एक हैं सबसे बढ़िया होता है वो। मैं आपको बताऊँ OMR वाला खतरनाक होता है। मैं ऐसे मतलब मैं ये कह सकता हूँ, हाँ ऐसा होता है। अगला देखते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों एक ही बात है। थोड़े टाइम में आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा, मेरे को ये लग रहा है सभी का। फिर करते रहना स्क्रॉल, उसमें वास्तव में सारा ऑनलाइन होएगा। क्योंकि OMR के अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो अपने वैसे गलत हो जाते हैं। बी भरना था ए भर दिया, फिर वो उसके बाद उस पे ऐसे नाखून से कर रहे होते हैं, फिर वो उसमें मोरा निकल जाता है। फिर अपने कहते हैं हाय हाय ये तो अब तो मेरी कैंसिल होएगी। ये फर्क भी तो पड़ता है उस पर। इसमें चेंज करते रहो, चाहे आप ए लगाओ बी लगाओ सी लगाओ। एक क्वेश्चन पे आराम से 15 मिनट लगाओ आप। हैं OMR वाला ये एक आधा ही है जो मैंने दिया नहीं। IBPS वाले में तो हम लोग तो बढ़िया से है ना टाइम लगाते हैं एक एक क्वेश्चन पे 10-15 मिनट का। फिर देखते हैं ऐसे घड़ी देखते हैं, पहले तो 59 मिनट्स बाकी होते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला टाइम देखते हैं 39 मिनट्स के। अरे ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगाएंगे तो ऐसे ही होगा। नुकसान भी है, टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो नुकसान भी है। वहां पर अपने वो अपने नहीं करते क्लास में कि यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा, नहीं दा आएगा, ए वाला सही था। ऐसा होता है ना, क्योंकि हम लोग डावाडोल हो जाते हैं। खैर ये मनोवैज्ञानिक बात फिर कभी करेंगे अपने। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट दोनों का मीनिंग सेम है। आपके एग्जाम में ऐसे आ जाती है ये चीज कि वो डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगा देता है। डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ में ही ऑफ आएगा। ठीक है, आपको अगर इस बात को याद रखना है तो आप ऐसे रख लो कि इन आ गया तो ऑफ भी आएगा, एक प्रीपोजिशन आ गई तो दूसरी भी आएगी। यहां पर एक भी नहीं आई तो कुछ नहीं आएगा। दोनों का मीनिंग सेम है बावजूद इसके। ये आप इसका मीनिंग याद रख सकते हो। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही could not get selected। वो किसी ने मेरे पे आरोप लगाया था 1-2 दिन पहले, अपनी क्लास में नहीं, एग्रीकल्चर वाली क्लास में, कि जब भी मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिखना होता है मैं शी लिख देता हूँ। लो मैंने आज ही लिखा है, ठीक है, अब ये सबूत है। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने ही लिख दिया, लेकिन रिजल्ट तो वही आया ना, नहीं लगा। अब तो दहेज नहीं ले सकता वो। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट गेट सिलेक्टेड। अब इसका मीनिंग देख लो। हाँ जी सर, मीनिंग देखो इसका, हार्डवर्क करने के बावजूद सेलेक्ट नहीं हो सका। इसका मतलब और हार्डवर्क करना पड़ेगा। दिन में 24 घंटे पढ़ा था, 25 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे भाई, क्यों नहीं हो सकता? करके देखो कभी। जब तक आप ऐसे करोगे नहीं तो होगा कैसे? मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों में डिफरेंस पता लग गया? कोई डाउट इसमें? ठीक है भाई, और 2-3 छुटपुट देख लेते हैं अपने। डिस्पाइट सेम है, इन स्पाइट की जगह डिस्पाइट लगा दो, इन स्पाइट ऑफ की जगह पे आ जाएगा बस ये। हाँ डिस्पाइट हो जाएगा वो। हाँ तो दोनों ही नेगेटिव है तो। अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होता है भाई? टू अपोज, टू लीन ऑन मतलब सहारा लेना। ये हो गया भाई विरोध करना, ये हो गया सहारा लेना। एक होता है प्रतिकूल, मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू। ये 3 इसके यूसेज हैं।
कोई चीज़ किसी के आप खिलाफ हो, जैसे मान लो आप इंग्लिश भाषा के खिलाफ हो, तो हम लोग समझेंगे नहीं ये बात। फिर ऐसे मान लो ऐसे कि मैं एक तो 15 दिन में एक बार आऊँगा और फिर आया भी तो मैं समझूंगा नहीं क्योंकि मैं इस भाषा के खिलाफ हूँ, ठीक है। तो ये हमारा विरोध का एक तरीका हो गया, गांधीवादी तरीका हो गया अपना ये, ठीक है। ये हाँ, ये स्पेलिंग थोड़ी सी कर्सिव में ऐसे लिखी जाती है, टू लीन ऑन मतलब सहारा लेना। वो ऐसे करके खड़े होते हैं ना अपने, जब दीवार के सहारे ऐसे खड़े हो गए, समझ आया ये वाला। आपने कभी अपनी बाइक साइड स्टैंड पे लगाई है, उस पे आपने ऐसे अराजकतावादी तत्वों को देखा होगा जो आके उस पे बैठे होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे बैठते जाते हैं उस पे, फिर आप देखते हो स्टेयरिंग पे कोनी रख के बैठे होते हैं वो, और वो बाइक का स्टैंड अपना वो उसकी डिग्री चेंज होती रहती है, 180 डिग्री पे रहता है वो, पहले तो 45 पे था, उसकी जियोमेट्री खराब कर देते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने लोग। तो वो सहारा ले रहे हैं उसका कि आपने अगर स्कूटी हटा दी तो वो नीचे ही गिरेंगे। एग्जाम्पल देख लो इसके। मान लो कोई मेरे जैसा व्यक्ति है, आई एम अगेंस्ट करप्शन, कि मैं सर इसके करप्शन के खिलाफ हूं जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगता। आई एम अगेंस्ट करप्शन, करप्ट नहीं बनूंगा मैं, वगैरह वगैरह। कारण क्या आएगा इसमें? करप्शन की स्पेलिंग में क्या आ गया? अब करप्शन आ गया, ठीक है। तो इसको सही कर लेना, ठीक है जी। अरे ये स्पेलिंग जानकर गलत लिखी थी। तो आई एम अगेंस्ट करप्शन का मतलब क्या हुआ? उसके वो विरोध में है, उसके साथ नहीं है। जैसे एक हाँ खिलाफ है अपने, है ही। जैसे मैं करप्शन के खिलाफ शुरू से ही रहा हूँ, इसीलिए अभी तक नौकरी नहीं लगी मेरी। जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी मैं सबसे पहले इसी का ही साथ दूंगा। सहारा लेना, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अब वॉल के अगेंस्ट खड़े तो उसके विरोध में खड़ा है क्या? वॉल के विरोध में खड़ा हो जाए तो क्या है कि मैं इसके खिलाफ हूं, तो हो ले भाई, ठीक है, शिकायत लगा दे दीवार की, कल तक चली जाएगी वो यहां से। प्रतिकूल, द वेदर इज अगेंस्ट अस। याद है 2 महीने पहले कितना शानदार मौसम था, घर से चलते थे यहां पर लाश पहुंचती थी, जमे पड़े होते थे, -10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पेट्रोल जम जाता था। तो वो है 2 महीने बाद ही ऐसा ही होगा। 2 महीने बाद, हाँ फिर वो उबला थोड़ी आएगा, वो सुबह का भूना शाम को घर पहुंचेगा। हालात तो हो ही जाएंगे ऐसे। उसमें क्या नाम, ये वेदर हमेशा ही अपने खिलाफ ही रहा है। अब ये थोड़ा सा बढ़िया मौसम आता है तो बुखार हो जाता है, मौसम ही से यार, पंखा चलाने को तो बुखार हो जाए, चलाने बोल देते हैं तब हो जाता है कि रे ना रे। तो मौसम हमारे पक्ष में होता कब है? कभी नहीं होता, होता ही नहीं, कभी नहीं होता। मैंने तो हमेशा से जिंदगी के 36-37 साल निकाल दिए, मैंने आज तक ये नहीं सुना कि आज मौसम अपनी तरफ है। हवा तेज चल रही है तो लोग कहते हैं साइकिल में मत जाना, तेरे को जोर आएगा, तो कमाल है। तो खैर, वेदर और सीजन में क्या फर्क है? वेदर एक टाइम टू टाइम चेंज होता है, सीजन लॉन्ग टर्म वेदर होता है। उल्टा बोल दिया, सीजन 4 होते हैं सीजन। अरे क्लाइमेट और वेदर में, अरे सॉरी क्लाइमेट चेंज होता है सीजन 3। ये है ना, ये गलत चीज होती है असल में, ये अरे उरे लगाना। मेरे वास्तव में मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है इस चीज पे, लेकिन बस वही बात है कि ऐसी जगह पे कुछ बोल नहीं सकते। ये अरे उरे मैं वास्तव में ये वाले जो इंटरजेक्शंस होते हैं ना, ये इंटरजेक्शन होते हैं, ऐसे बोल सॉरी बोलने का, ये ठीक है। कई कल को आपका तो अरे छोटू है, कमाल है, ये भी ठीक है। तो भाई द वेदर इज अगेंस्ट अस, ठीक है। मौसम जो वो हमारे खिलाफ है, ये आपको याद रखना है। और ये जो अगेंस्ट वाले जो है ना, ये आपको एक तो होता है अगेन। अगेन और अगेंस्ट में क्या फर्क हुआ? दोनों में से प्रीपोजिशन कौन सी है? अगेन और अगेंस्ट।
एडवर्ब का काम कौन कर सकता है दोनों में से? अगेंस्ट कर सकता है, हाउ का जवाब देता है। ये कर सकता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब में आपको मैं बताऊंगा ये चीज कि हाउ ऑफन का जवाब दे सकता है। अगेन, अगेन एंड अगेन बोलते हैं ना आपने, तो वो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और अगर आपने इसकी जगह पे अगेन लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि एक बार और। जैसे अपने ऐसे बोलते हैं ना कि वंस मोर, जैसे आपने एक वर्ड सुना है, वंस अगेन, वंस मोर, ये सब एडवर्ब है। अगेन प्रीपोजिशन की तरह भी काम कर सकता है। जैसे अपने कहते हैं कि अगेन हिम, इसके बाद में कौन सी फॉर्म आई? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई, अगेन हिम हो गया। लेकिन अगेंस्ट जो है, दोनों में फर्क कितना आ गया आप ये देखो, ये प्रतिकूल को बता रहा है और ये जो है फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। अगर आपने ऐसे ही बोल दिया अगेन यू, अगेन दिस टॉपिक, अगर आपने ऐसे बोल दिया तो अगेन दिस टॉपिक का मतलब क्या होगा कि वो भी फ्रीक्वेंसी को ही बता रहा है आपके। ये प्रीपोजिशन भी है और ये एडवर्ब भी है, और दोनों टाइम में क्या बताएगा आपको? फ्रीक्वेंसी बताएगा। अगेंस्ट जो है वो क्या है? ये ओनली प्रीपोजिशन है। ये फर्क है दोनों में। और मीनिंग में कितना फर्क आ गया आप ये देखो, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते ही नहीं समझ आया ये वाला। हाउ का जवाब कैसे होगा? देखो हाउ ऑफन, दोनों केसेस में ये चाहे तो प्रीपोजिशन बनाओ आप इसको, चाहे आप इसको बनाओ एडवर्ब, दोनों ही केसेस के अंदर ये हाउ ऑफन का जवाब रहेगा। अगेंस्ट जो है वो आपको 3-4 जवाब देता है। जैसे एक तो वो बता दिया आपको मैंने, प्रतिकूल होना, विरुद्ध होना। प्रतिकूल और विरुद्ध में फर्क है, पता है ना? प्रतिकूल नॉट अकॉर्डिंग टू, और विरुद्ध होना मतलब आप उसको अपोज कर रहे हो। मौसम हमें अपोज कर रहा है क्या? वो तो हमारे प्रतिकूल है, बस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम लोग खुश नहीं है उस मौसम से। वो हमारा विरोध थोड़ी ना कर रहा है कि हमने स्वेटर पहन ली तो वो फिर सूरज निकल गया, हमने जैसे स्वेटर उतारी इतनी देर में बर्फ पड़ गई। ये होता है विरोध करना, लेकिन वो हमारे प्रतिकूल है। फर्क है भाई दोनों चीजों में। और अगेन जो वो आपको क्या बता रहा है? हाउ ऑफन का जवाब दे रहा है। अगेन 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, वन मोर, वंस मोर वगैरह वगैरह, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका जवाब देता है अगेन, इनके जैसा जवाब देता है अगेन। ये चीज समझे क्या है? जैसे ये वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो मैं ये कह दूं ही हैज कॉल्ड अस अगेन, ठीक है? He has called again him। ये 2 सेंटेंसेस हैं। कौन से वाले में अगेन एडवर्ब है और कौन से वाले में प्रीपोजिशन है? फर्स्ट में तो एडवर्ब हो गया, क्योंकि पूरे पूरे सेंटेंस को वो रिपीट, वो मॉडिफाई कर रहा है कि उसने फिर से बुला लिया उसको, या फिर मैं कहूँ उसने उसको बुला लिया फिर से। तो मतलब ये जो अगेन है ना, अगर ये प्रीपोजिशन होता तो इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता। इसका कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या बता रहा है? फिर से फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना। अच्छा ये देखो, ही हैज कॉल्ड अगेन हिम, अब इसका ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ पर भी अगेन का मतलब क्या है? फिर से बुला लिया, फ्रीक्वेंसी को ही बता रहे हैं। यूसेज में फर्क होता है। जैसे आपको एक बात याद होगी, इन, एक तो मैंने लिखा था कम इन, ठीक है? एक आप ऐसे लिखो, कम इन द क्लासरूम। तो क्लास में आना तेरे को मैं बताऊंगा। मान लो ऐसे कोई आपका स्कूल में क्लास टीचर मिला होगा, कोई नहीं मिला? हमें मिलते रहते थे। कौन से स्कूल में थे आप लोग? एक तो आप लोगों को ऐसे टीचर नहीं मिले मेरे को लगता है जैसे हम लोगों को मिले थे। वो भी नहीं होता था क्या आप लोग ऐसे, वो असेंबली में जब वापस जा रहे होते थे नाखून चेक करना, और वो मेरे को लगा वो भी नहीं हुआ होगा। पीटीआई सर हुआ करते थे एक,
हमारे वाले खतरनाक थे वैसे, लेकिन मैंने सुना है डीएवी स्कूल के और खतरनाक होते थे। आप में से कोई डीएवी स्कूल से पढ़ा है क्या? तो वो खतरनाक है, वो बचा के रखना भाई को। तो कम इन, ये वाला इन क्या है? एडवर्ब। और ये वाला इन क्या है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आया, इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया। इसमें ऑब्जेक्ट आने के बाद ये सारा वेयर का जवाब बन रहा है, लेकिन ये अकेला ही वेयर का जवाब है। फर्क समझ आया दोनों में? नहीं आया। ये जो इन है ना, ये अकेला वेयर का जवाब है। जब कोई शब्द अकेला ही वेयर का, व्हेन का, वाई का, हाउ का जवाब बने तो वो एडवर्ब होता है। जैसे हेयर किसका जवाब है? वेयर का, एडवर्ब हो गया। अच्छा, अगर मान लो अपने कह दें कि देयरफॉर, देयरफॉर किसका जवाब है? वाई का, है ना। तो जब कोई शब्द खुद ही व्हेन, वेयर, वाई, हाउ का जवाब बनता है तो वो एडवर्ब होता है। लेकिन अगर कोई शब्द अपने बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेकर फिर वो सारा मिलकर व्हेन, वेयर, वाई, हाउ का जवाब बने तो वो प्रीपोजिशन ये काम करता है। ये बताया था ना कि प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर एडवर्ब होते हैं। प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या बने? एडवर्ब बने। यहां पर ये खुद ही एडवर्ब है। ये नहीं आया समझ में? ये वैसे बताया हुआ पहले, ये तो बता दो पहले बताया हुआ है ये। एक बार और सुन लो ये चीज। जैसे मैं ये लिखता हूं, दे हैव अराइव्ड हियर टुडे। इस सेंटेंस में व्हेन का जवाब है कोई? कौन है? टुडे है। टुडे क्या है? व्हेन का जवाब है, एडवर्ब हो गया। दे विल अराइव हेयर आफ्टर यू। इसमें व्हेन का जवाब है कोई? आफ्टर यू, प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। तो ये भी एडवर्ब है। प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलकर एडवर्ब बने, ये अकेला ही एडवर्ब है। अच्छा, उससे पहले कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं आई? क्योंकि वो ऑलरेडी एडवर्ब है। प्रीपोजिशन के काम खूब सारे हैं। अच्छा, एक काम ये ऐसे भी करता है कि दो ऑब्जेक्ट को भी जोड़ता है। ये बीच में प्रीपोजिशन आ जाएगी, दो ऑब्जेक्ट जुड़ जाएंगे। आपको याद है ऐसा एक सेंटेंस लिखवाया था, हिज फादर परचेज्ड अ कार फॉर हिम। अ कार और हिम दोनों के बीच में कौन है? फोर प्रीपोजिशन। दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम भी करता है ये। कई सारे काम है इसके, कई यूसेज है, उनमें से एक ये भी है। फिर है ना, अपने एक ये चीज भी देखेंगे अभी, जैसे थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वो मैं आपको कल सारे वर्ड्स लिखवा दूंगा जो वर्ब भी हैं और उसी फॉर्म के अंदर वो नाउन या एडजेक्टिव भी होते हैं। तो जब वो वर्ब होते हैं ना तो उनके बाद में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब तो याद है, जिसका ऑब्जेक्ट होता ही होता है ना। अगर वो एडजेक्टिव या नाउन है तो उसके बाद में प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये आपको मैंने करवाया हुआ है शायद पहले, डिमांड वाला कोई एग्जांपल करवाया था, नहीं करवाया क्या? जैसे ही डिमांडेड फॉर अ न्यू टॉपिक। ही या शी जो भी आप लिखो यहाँ पर, चलो इस बार शी कर देते हैं यहाँ पर। शी हैज अ डिमांड फॉर अ न्यू टॉपिक। दोनों में से कौन सा सही है? दिखने में कौन सा सही लग रहा है? सही है ना, इसमें सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिमांड एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट जरूर जरूर आएगा। अगर आपने बीच में फोर लगा दिया ना, फोर लगा दिया तो अब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है ही नहीं, जबकि इसका तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। तो इसका मतलब बेमतलब कौन आया बीच में? फोर आया। तो यहाँ पर फोर नहीं आएगा। ही डिमांडेड अ न्यू टॉपिक। लेकिन डिमांड जो है आप उसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, और जब ये डिमांड नाउन बनेगा तो ये आपको पता ही है कि दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। इस बार फोर ने किया, तो जब ये नाउन बनेगा तो इसके बाद में प्रीपोजिशन आएगी। जैसे
he married to his childhood friend. He is married to इनमें से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा मैरिड वर्ब है? सेकंड वाला नहीं है भाई, फर्स्ट वाला है। फिर सेकंड वाला क्या है? ये एडजेक्टिव है। अरे बी, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है, और जब मैरिड वर्ब होता है तो इसके बाद में ये नहीं आएगा। ही मैरिड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड और ही इज मैरिड टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। ये जो इज है ना, ये मेन वर्ब है और उसके बाद में एडजेक्टिव है ये। और जब मैरिड एडजेक्टिव होता है तो उसके बाद में टू का यूज किया जाता है। और अगर यहाँ पर देखो, एक ग्रामर की टर्म ये भी होती है, वैसे आजकल यूज नहीं होती है। अगर ही की जगह पे शी होता ना, शी इज मैरिड विद होता, फिर ही इज मैरिड टू होता है और शी इज मैरिड विद होता है। अब ये इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर आज के टाइम में चेंज कर दिया गया, दोनों के साथ में टू आता है कि लड़की है तो फिर यहाँ पर विद क्यों आया। कि जैसे ये तो ऑब्वियस सी बात होती है ना कि यहाँ पर ही आएगा तो वहाँ पर शी आएगा। अभी देश ने इतनी तरक्की नहीं की है कि दोनों जगह ही या शी आ जाए, और ना ही करे है। तो यहाँ पर जब ही आएगा तो उधर शी होगा, तो वो ही इज मैरिड टू होगा और शी इज मैरिड विद होगा, ऐसा है। और अगर मैरी जो है वो अगर मेन वर्ब हुआ तो उसके बाद में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, ये आपको याद रखना। कोई डाउट इसमें? ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, कल नहीं परसों, कल संडे है। इस बार जल्दी आ गया, पिछली बार तो इतनी देर में मंगलवार आ गया था अगला। ले, और भी बढ़िया बात है। तो टेस्ट होना अच्छी बात है। अगर कोई टेस्ट ले रहा है तो इसका मतलब आपके करियर पे ध्यान दिया जा रहा है।